नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। उत्तर प्रदेश में एक एक्ट है, गैंगस्टर एक्ट। ये एक्ट कहीं लगता है और कहीं नहीं लगता है। योगी आदित्यनाथ की सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है। वो कहती है कि कानून व्यवस्था में हमारा कोई तोड़ नहीं, हमारा कोई मुकाबला नहीं है। हमने कानून और व्यवस्था को पटरी पर ला दिया, हमने माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया है। लेकिन आप हकीकत देखेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि यही सरकार कानून व्यवस्था के मोर्चे पर ही इतने अलग अलग रूप में नजर आती है कि देखने वालों की निगाहें फटी की फटी रह जाती हैं। हम बात कर रहे हैं गैंगस्टर एक्ट की, और सवाल ये उठ रहा है कि गैंगस्टर एक्ट आप वहां क्यों नहीं लगाते हैं जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अभी हाल ही में कोडीन का मामला सामने आया है। कोडीन कफ सिरप, और कोडीन कफ सिरप को जिस तरह से सिर्फ दूसरे प्रदेशों में नहीं बल्कि विदेशों तक में सप्लाई किया गया है। कोडीन की कफ सिरप सऊदी अरब तक गई है, ये बातें बाकायदा रिपोर्ट हो चुकी हैं। कोडीन की कफ सिरप बांग्लादेश तक गई है। कोडीन की कफ सिरप दूसरे जो इस्लामिक मुल्क हैं वहां तक ट्रेवल कर गई है। और इस सब के बाद भी उसका जो पूरा एक गैंग भी सामने आ गया है, पूरा नेटवर्क उसमें ऑपरेट कर रहा है। लेकिन आपने यानी कि सरकार ने वहां पर गैंगस्टर एक्ट नहीं लगाया है। सवाल उठ रहा है कि क्यों नहीं लगाया है। जो गैंगस्टर एक्ट अनुपम दुबे के मामले में लग जाता है फर्रुखाबाद में, और बाकायदा बुलडोजर गरजने लगते हैं, कुर्की जब्ती सब हो जाती है। जो अतीक पर लगता है, जो मुख्तार पर लगता है, विजय मिश्रा पर जो एक्शन और कार्रवाइयां होती हैं, वो इस मामले में क्यों नहीं हो रही हैं, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, गैंगस्टर एक्ट समझ लीजिए होता क्या है। साल 1986 में तत्कालीन वीर बहादुर सिंह की कांग्रेस सरकार इस एक्ट को लेकर के आई थी। उस समय करीब 2500 के करीब गैंग थे, और ये एक मंशा थी कि इन गैंग्स पर काबू किया जाएगा। साल 86 से ये इस प्रदेश में लागू है, और उसके बाद समय समय पर इसमें बदलाव हुए। साल 2015 में सजा को बढ़ाया गया, 10 साल की अधिकतम सजा इसमें कर दी गई है। इसमें 15 तरह के अपराधों का ब्यौरा था, उस संख्या को भी और बढ़ाया गया। और साल 2021 में जाकर के इसमें कुर्की और जब्ती का जो प्रोग्राम, जो कुर्की और जब्ती का जो इसके तहत प्रावधान है, वो प्रावधान वैकल्पिक था, उसको अनिवार्य कर दिया गया। यानी कि गैंगस्टर एक्ट लागू होगा तो संपत्तियों की कुर्की और जब्ती भी होगी। ये 2021 में इसी सरकार में हो गया। मगर उसके बाद भी गैंगस्टर एक्ट कहां लग रहा है और कहां नहीं लग रहा है, ये ध्यान देने वाला बात है। मैंने अभी आपको कोडीन कफ सिरप का जिक्र किया। इस मामले में इतने सारे इसके पहलू सामने आ रहे हैं। मुख्य जो किरदार है शुभम जायसवाल, वो फरार है, वो दुबई चला गया है। प्रॉपर्टी पड़ी हुई है उसकी भी। आलोक सिंह जो बर्खास्त सिपाही, उसका आलीशान घर दिखाई पड़ रहा है लखनऊ के अंदर। कुर्की और जब्ती क्यों नहीं हो रही है? सवाल यह भी उठ रहा है कि बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है। इस मामले में तमाम और भी किरदारों के नाम आ रहे हैं। एक ऑर्गेनाइज सिंडिकेट प्रथम दृष्टया स्थापित हो रहा है कि एक गैंग बना करके काम कर रहे थे सब। उसके बाद भी गैंगस्टर एक्ट क्यों नहीं लग रहा है, यह बहुत बड़ा सवाल है। इसी तरह से एक सवाल उठा था बलरामपुर जिले से भी। बलरामपुर जिले में छांगुर नेटवर्क का इस सरकार ने उस पर कुछ एक्शन लिए। धर्मांतरण के मुद्दे पर सरकार अपने आप को बड़ा सेंसिटिव बताती है, लेकिन उस छांगुर नेटवर्क में भी आज तक गैंगस्टर एक्ट नहीं लगा है। सवाल उठ रहा है क्यों नहीं लगा है, जब ईडी इस मामले में, चूंकि ईडी भी सक्रिय हुई छांगुर बाबा के मामले में, और ईडी ने अपनी रिलीज में लिखा कि ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है मामला। इसके बाद भी आपने छांगुर मामले में गैंगस्टर एक्ट नहीं लगाया, तो क्यों नहीं लगाया? सवाल यह भी उठा कि बलरामपुर के डीएम ने इस छांगुर बाबा के मामले में 172 पन्नों का एक डॉजियर 2 साल पहले ही यूपी शासन को भेज दिया था। हमने टॉप सीक्रेट पे वो खबर दिखाई थी। इसके बाद भी सरकार सोती रही, और हमारी जानकारी ये है कि जब केंद्र से शिकंजा कसा गया तब जाकर के छांगुर नेटवर्क पर कार्रवाई हुई, लेकिन आज भी गैंगस्टर एक्ट नहीं लगा है। यहीं पर सवाल उठ रहा है कि क्यों नहीं लग रहा है, कौन बचा रहा है, कौन पीछे है, और क्या सवाल ये उठ रहा है कि क्या ऐसा भी होता है कि एक बार शिकंजा कसा जाता है और फिर ढील दे दी जाती है। यानी कि पहले टाइट करो और उसके बाद पेचकस ढीला कर दो। ऐसा क्यों किया जाता है, इसके पीछे मंशा क्या होती है, और कोई समानांतर तंत्र काम करता है क्या? ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। कोडीन मामले में बात मैं आपको और बता दूं, राजा आनंद ज्योति सिंह बनारस के सेंट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष, उनकी 1 साल पहले रहस्यमय मौत हो जाती है। हमने उनकी पत्नी भारती सिंह का इंटरव्यू किया, उनके पिता उमेश प्रताप सिंह का इंटरव्यू किया। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये कोडीन कफ सिरप के जो माफिया हैं, इन्होंने ही उनकी हत्या की।
उनको जहर दे दिया। 1 साल से उनकी पत्नी और उनके पिता बनारस पुलिस के चक्कर काटते रहे, अपना सर पटकते रहे, लेकिन FIR ही दर्ज नहीं हुई उनकी 1 साल तक। यानी कि जो गैंग अब खुला है वो गैंग 1 साल पहले खुल जाता, मगर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। और अब जब एक्शन लिया भी तो अभी तक वहां भी गैंगस्टर एक्ट नहीं लगा है। अब देखिए एक और मामला है अखिलेश दुबे का मामला। अखिलेश दुबे के मामले में अभी हाल ही में एक खबर सामने आई कि 47 में से 37 शिकायतें फर्जी पाई गई। यानी कि एक SIT बनाई गई। पहले SIT शिकायतों को लेकर लंबे समय तक बैठी रही, और जब हल्ला गुल्ला हुआ कि क्या कर रही है SIT, अखिलेश दुबे का मामला जो इतना चर्चित है, जिसमें कई सारे IPS एंगल भी सामने आया है, बहुत ताकतवर IPS का जिक्र भी हुआ है, उस पर क्यों कानपुर की पुलिस और SIT खामोश होकर बैठी है। तो SIT ने रिपोर्ट जारी की, 47 में से 37 शिकायतें फर्जी हैं, शेष 10 में से 6 अखिलेश दुबे की हैं, 4 दूसरों की। हम उनकी जांच कर रहे हैं। अब जांच में क्या हुआ अभी तक वो सामने नहीं आया है। सवाल उठ रहा है कि अखिलेश दुबे के मामले में इतनी धीमी चाल क्यों है, जबकि इतने सारे तथ्य सामने आ गए हैं, इतने सारी एविडेंस सामने आ गए हैं, बाकायदा पुलिस के तमाम अधिकारियों का नाम सामने आ गया है, एक पूरा अधिकारियों का सिंडिकेट है जो अखिलेश दुबे के साथ मिलकर के प्रॉपर्टी बना रहा है, जो अवैध कामों में संलग्न है। ये सब बातें सामने आई हैं। फर्जी पोस्को के मामले लगाए जाते हैं लड़कियों को प्लांट करके, ये बातें भी सामने आ गई। इसके बाद भी यहां भी वो एक्शन क्यों नहीं हो रहा है जो दूसरे मामलों में होता है, ये भी सवाल खड़ा हुआ। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये सरकार के कामकाज करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। एक बलरामपुर में मैंने जिक्र किया, वहां पर गैणास बुजुर्ग एक थाना है, वहां एक दलित आत्महत्या कर लेता है। आप कानून व्यवस्था में इनके काम करने की स्थिति को देखिए। एक दलित राम बुझारत आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि गैणास बुजुर्ग में जो थाना है बलरामपुर में, वो उसकी जमीन पर वहां कब्जा किया जा रहा था, बगल में सटी हुई उसकी जमीन थी। वो अपनी गुहार करता है, गुहार नहीं सुनी जाती है, फेसबुक पर लाइव आकर अपना दर्द करता है और आत्महत्या कर लेता है। पुलिस उस मामले में लीपापोती में लग जाती है। उसकी पत्नी इस मामले की लगातार आवाज उठाती है, वो कोर्ट के दरवाजे पर जाती है। हाई कोर्ट कहता है कि SIT बनाइए, SIT हाई कोर्ट के कहने के बाद बन जाती है। फिर SIT कहती है उस समय का जो गैणास बुजुर्ग थाने का थानाध्यक्ष था पवन कन्नौजिया, उसके खिलाफ अभियोजन प्रोसिक्यूशन की सैंक्शन की जाए ताकि हम मुकदमा चला सकें। लेकिन वो प्रोसिक्यूशन की सैंक्शन शासन नहीं देता है। 11 बार SIT शासन से कहती है कि हमको दीजिए इजाजत, हम इस थानेदार पर हम अभियोग चला सकें जो एक दलित की आत्महत्या का जिम्मेदार है। लेकिन 11 बार उसकी चिट्ठियां जाती हैं और शासन चुपचाप बैठा रहता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले का संज्ञान लेता है, हाईकोर्ट इस मामले में सरकार को कटघरे में खड़ा करता है, तब जाकर के सरकार प्रोसिक्यूशन की सैंक्शन देती है। ये इस सरकार के कानून और व्यवस्था का, इसके लॉ एंड ऑर्डर का हाल है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आपका जो लॉ एंड ऑर्डर है वो कुछ मामलों में एक्टिव है और कुछ मामलों में सोया हुआ है। ये क्या कानून व्यवस्था है? ये क्या पुलिस का शासन है? ये क्या कोई सरकार शासन कर रही है? या फिर सवाल उठ रहा है कि ये तो जैसे मेक्सिको वगैरह में हो गया कि वहां का ड्रग कार्टेल चल रहा है, हम इस पर एक्शन लेंगे, इस पर एक्शन नहीं लेंगे। मैं तुलना नहीं कर रहा हूं इस सरकार के ड्रग कार्टेल से, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, सवाल खड़ा कर रहा हूं कि वहां ऐसा होता है। आप ये साबित कीजिए कि आपका अलग सिस्टम है, वरना कल को, आज नहीं लग रहे हैं पर कल को ये आरोप भी लग सकते हैं कि आप तो वही कर रहे हैं जो दूसरे, आप तो कानून को बनाने के लिए हैं, जो कानून तोड़ने वाले हैं वो जिस तरीके से काम करते हैं आप भी उसी तरीके से काम कर रहे हैं। कल को ये आरोप आप पर भी चस्पा होंगे और इसीलिए ये मामला बेहद ही गंभीर है। ये है योगी सरकार की कानून व्यवस्था का हाल और इस पर सवाल प्रथम दृष्टया बनता है और लोकतंत्र में ऐसे सवाल उठाना ही स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।